नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान की आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि अधिगम की परिभाषा के बारे में, अधिगम के अर्थ के बारे में और अधिगम की विशेषताओं के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रभावशाली अधिगम की अवधारणा के बारे में, प्रभावशाली अधिगम के आवश्यक तत्वों के बारे में और अधिगम के आयामों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मनोविज्ञान के समस्त पक्षों का आधार अधिगम है। नई अवधारणा के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई अवधारणा के अनुसार मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। तो आइए जानते हैं व्यवहार का क्या अर्थ होता है। तो व्यवहार का अर्थ क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया तीनों से लगाया जाता है। इन तीनों का समग्र रूप ही व्यवहार कहलाता है। यानी कि जो बिहेवियर होता है, व्यवहार, उनमें ये तीनों बातें आ जाती हैं, क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया, है ना। कि व्यक्ति क्या क्रिया करता है या फिर किसी क्रिया के फलस्वरूप वह कैसी प्रतिक्रिया करता है, या अंतःक्रिया, है ना, इंटरेक्शन आदि कैसे करता है, क्या करता है, ये सब किस में आता है? बिहेवियर में आता है। चलिए आगे जानते हैं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली क्रिया है ना। अधिगम यानी लर्निंग, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है ना, अधिगम, लर्निंग का प्रोसेस। अधिगम के लक्ष्यों को शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्णता प्राप्त करना ही प्रभावशाली अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो प्रभावशाली अधिगम किसे कहते हैं, है ना। इफेक्टिव लर्निंग किसे कहते हैं? अधिगम के लक्ष्यों को जब हम शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त कर लेंगे और पूर्णतया प्राप्त करेंगे, है ना, तो वही क्या कहलाएगा? प्रभावशाली अधिगम कहलाएगा। चलिए आगे जानते हैं। अधिगम शिक्षण का मूल आधार है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, टीचिंग भी आ गया, शिक्षण आ गया। तो शिक्षण का जो मूल आधार है ना, बेस जो है वो क्या है? लर्निंग ही है। ठीक, अगर लर्निंग नहीं हो पाएगी तो शिक्षण हमारा, यानी टीचिंग जो हमारी जो है बेकार चली जाएगी, उसके लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो इसलिए अधिगम शिक्षण का क्या है? मूल आधार है, बेस है। अर्थात शिक्षा की समस्त प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है शिक्षा की, किस पे डिपेंड करेगी? लर्निंग पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी अधिगम पे डिपेंड करेगी। यदि अधिगम नहीं तो फिर शिक्षा प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं। चलिए आगे जानते हैं। प्रभावशाली अधिगम के लिए आवश्यक तत्व, है ना, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं एक प्रभावशाली अधिगम के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले पॉइंट है, यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है, कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होता है। ये क्या चीज़ है मनोवैज्ञानिक अवधारणा? एक होती है परंपरागत अवधारणा, जैसे कि मतलब जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड समझ लीजिए, जो शुरू से चला आ रहा है। जैसे हमारा काम चल गया और उसके अलावा फिर उसमें कोई नया बदलाव नहीं कर रहे। लेकिन मनोवैज्ञानिक सोच क्या होती है कि इसमें टाइम, एनर्जी, मनी तीनों की बचत हो। ठीक, ऐसे काम को वैज्ञानिक तरीका भाई क्या होता है? जिसमें कि हमें कॉस्ट भी कम आए और हमारा रिजल्ट भी ज़्यादा हो, तो वैज्ञानिक पद्धति वह कहलाती है। तो उसी पद्धतियों को, है ना, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम जब लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ना, वो क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत कहलाएगा। तो यह प्रक्रिया कैसी है? यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होती है। चलिए आगे जानते हैं। यह सूझबूझ पर आधारित होती है। ठीक है, ये जो प्रभावशाली अधिगम है कैसा होता है? सूझबूझ, है ना, इंटेलिजेंस का यूज करके जो है इसमें सभी जो है व्यूह रचना की जाती है। शिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, पूरी विधि इसकी तैयार की जाती है। कितने समय अंतराल पे कौन सी क्लास होगी, कितनी देर की क्लास होगी, सारी चीज़ें, है ना, माइक्रो क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत आती है कि सूझबूझ के तौर पे पाठ्यक्रम आदि को तैयार करके सही विधियों से सही व्यक्ति द्वारा जो है अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। चलिए आगे जानते हैं। यह मनोसामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, जो प्रभावशाली अधिगम होता है यह मनोसामाजिक व्यवहार पर आधारित होता है। समाज में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार बदल जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को जो है
अपनाया जाता है, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है प्रभावशाली अधिगम की प्रक्रिया को। आगे जानते हैं, अधिगम परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी पर भी आधारित होती है। अब देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी पर अधिगम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अब इसको समझ लीजिए, परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी क्या है। एक विशेष अवस्था आने पर ही व्यक्ति जो है विशेष कार्य को करने में सक्षम होता है, इसी को कहते हैं परिपक्वता, है ना। जैसे मान लीजिए किसी बालक को, छोटे बालक को, आगे एग्जाम्पल है इसमें, छोटे बालक को सीढ़ी पे चढ़ना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक निश्चित उम्र तक जो है इंतजार करना होगा, जब तक कि उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत ना हो जाएं कि वह सीढ़ी पे चढ़ सके। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। परिपक्वता का अर्थ उस आयु वृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने में व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, कैसा कार्य, विशेष प्रकार का कार्य करना है, ओके, किससे रिलेटेड है, आयु वृद्धि और विकास से। ठीक, एक निश्चित आयु होती है, उसमें कैसी वृद्धि है वो भी निर्भर करेगी, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है वो भी निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति उस कार्य करने को सक्षम है कि नहीं है। अगर वह सक्षम हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, परिपक्व कहलाएगा, मैच्योर कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको, छोटा बालक परिपक्व होने पर ही सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। ठीक है, ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, है ना, तो अगर वो मान लीजिए 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो क्या वो सीढ़ी पे चढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगा, है ना। 6 महीने का हो सकता है चढ़ जाए या हाथ पैर तुड़ा लेगा, लेकिन उसको जो है परिपक्व नहीं माना जाएगा। लेकिन जब बालक हो जाता है हमारा 6 वर्ष का या 7 वर्ष का, ठीक है, इस उम्र में जो है बालक जो है सीढ़ियों पे आराम से चढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो होती हैं परिपक्व हो चुकी होती हैं, उतनी वृद्धि और विकास प्राप्त कर चुकी होती हैं जिससे कि वो सीढ़ियों पे चढ़ सके, उनकी मांसपेशियों में सामंजस्य भी आ चुका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये परिपक्वता मैच्योरिटी भी समझ में आ गई होगी क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं अधिगम के आयाम के बारे में। ठीक है, ये क्या है, अधिगम के आयाम के बारे में जानते हैं, डायमेंशंस के बारे में जानते हैं, अभिवृत्ति और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अभी एक तरह का उद्देश्य समझ सकते हैं आप इसको कि अधिगम यानी जो लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति में या बालक में क्या कहते हैं, अभिवृत्ति जो है उत्पन्न की जाती है। किसी कार्य को करने का मतलब उसको रुचि पैदा करना, है ना, योग्यता पैदा करना, ये सारी चीज़ें मिलके क्या कहलाएंगी, अभिवृत्ति कहलाएंगी। और क्या करना, प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी समस्या को हमको सुलझाना है तो सबसे पहले उस समस्या का हमें क्या करना होता है, प्रत्यक्षीकरण करना होता है, यानी उसके सारे आयामों को जानना होता है, प्लस माइनस को समझना होता है। प्रत्यक्ष रूप में हमें उसको समस्या को देखना होता है अपने मन में, माइंड मैपिंग के जरिए कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी जो है टीटेट आदि या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आप सीधा ही जो जा करके एग्ज़ाम देने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं, उसके जो है नोटिफिकेशन आदि चेक करते हैं कि इसमें क्या योग्यता मांगी गई है ना, फिर उसके बाद उसका आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद फिर आप पुस्तकें जो है कलेक्ट करके कि परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से या क्लासेस चुनते हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, सिलेबस आदि की जानकारी अच्छे से लेने के बाद ही जो है आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति और एकीकरण। ठीक है, अधिगम में क्या किया जाता है, नॉलेज को पहले एक्वायर किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति आप जान ही रहे हैं विभिन्न स्रोतों से की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या किया जाता है, सबको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि हमारा लक्ष्य जो है, मेन उद्देश्य जो है वो क्या हो सके, पूरा हो सके, है ना। इंटीग्रेट करते हैं हम पूरे नॉलेज को, पूरे ज्ञान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान का विस्तार और उसमें सुधार। ठीक है, जो लर्निंग है ना, जो अधिगम है, इसमें क्या किया जाता है कि ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें विस्तार किया जाता है, ज्ञान की वृद्धि की जाती है, यानी कि ज्ञान को और उसमें बढ़ाया जाता है, हम उस पर रुक नहीं जाते हैं जितना हमने सीखा है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। मान लीजिए कई बार हमने कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो मतलब आगे चल के अब हमें सहायक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी आप जानते हैं निरंतर बदलती रहती है।
नए नए फीचर आते रहते हैं। फ़ोन या मोबाइल लैपटॉप का एग्जांपल लिया जाए अगर, तो नए नए फीचर आते रहते हैं। तो अगर ज्ञान में हम सुधार नहीं करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी वहीं पे रह जाएगी, ठहर जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है अधिगम में ज्ञान का विस्तार और सुधार भी करना आवश्यक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान का सार्थक प्रयोग। अब देखिए जो हमने सीखा है, लर्निंग सीखी है, मान लीजिए हम टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, पढ़ाने की प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीएड बीटीसी आदि कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान को सीख रहे हैं। लेकिन हम अगर उसका प्रयोग नहीं करें तो क्या वह हमारा ज्ञान रह जाएगा? धीरे धीरे हमारा वह ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हम उसको प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उसका हम प्रयोग करेंगे, तभी हमारा वो ज्ञान बना रहेगा और उसमें सुधार हो पाएंगे और वो बेहतर हो पाएगा, तभी वह सार्थक कहलाएगा। ठीक है, जब आप अध्यापक बन जाएंगे और शिक्षा देने लगेंगे बच्चों को, तो आपका ज्ञान जो है, आपकी ट्रेनिंग जो है सार्थक हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, नवीन आदतों का निर्माण। ठीक है, अधिगम का एक लक्ष्य यह भी होता है कि नई नई आदतों को सीखें हम, है ना, नई स्किल्स को सीखें। आजकल देखते हैं हर जगह स्किल्स की डिमांड है। ठीक है, शिक्षा तो ग्रहण कर ले रहे हैं परंपरागत तरीके से या अन्य तरीके से, लेकिन हमारे अंदर स्किल यानी कि कोई विशेष गुण नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि हम कंपनीज आदि में, प्राइवेट नौकरियों में ज़्यादातर देखा गया है। तो क्या होता है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं होते हैं उसको रिलेटेड। थ्योरी का ज्ञान होता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा कैसा होता है, जीरो होता है। इसलिए कंपनियां हमें हायर नहीं करती हैं। और अगर ये हम स्किल्स सीख लें, है ना, जो वहाँ पे गुण आवश्यक हैं, जो ज़रूरतें हैं कंपनी की, उसको अगर ये हम सीख लें तो कंपनियां हमें आसानी से हायर कर लेती हैं और मनमांगा पैकेज भी हमें मिल जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नवीन आदतों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि नई स्किल्स को हमेशा सीखना चाहिए। जैसे पढ़ाने के पुराने तरीके क्या थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, है ना, टीचर ब्लैक बोर्ड पे पहले टीचर पढ़ाते थे। ठीक, अब नए तरीके में क्या आ गया है, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया है, लैपटॉप आ गया है और दूसरे तरीके आ गए हैं। आप मोबाइल के जरिए जो है पढ़ रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए जो है पढ़ रहे हैं, ये क्लास को देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, नवाचार हुआ। ठीक है, इनोवेशन को अपनाया गया। ठीक है, नवीन आदतों का निर्माण किया गया, सीखा गया, ज्ञान में वृद्धि की गई, तब हम आज इस दौर में हैं और आगे चल के ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये सेशन समझ में आया है। अगर आपको ये सेशन नहीं समझ में आया है तो आप पहले पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिए, जो क्लास 1 हुआ है हमारा, उसको देख लीजिए, तो आपको ये क्लास बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो का जो है लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है पूरी बातें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन मंगलमय हो।